नमस्कार, विद्या संसार में आपका स्वागत है। हम्म। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम सिर्फ नक्शों पर खींची हुई नीली लकीरों के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, बस कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। हाँ, लेकिन आज हम उन लकीरों के पीछे की असली कहानी खोलेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की विशाल और जटिल नदी प्रणाली की। जो कि बहुत ही दिलचस्प है। श्रोताओं को बता दूं कि हमारे पास आज 15 बहुत ही रोचक विजुअल स्लाइड्स हैं और हम हर एक इमेज के जरिए इन नदियों के रहस्यों को डिकोड करेंगे। और हमारे सुनने वालों को शुरुआत में ही ये समझना होगा कि ये चर्चा सिर्फ कोई बोरिंग भूगोल का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर हम नदियों को सिर्फ पानी का एक बहता हुआ स्रोत मान लेते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये नदियां किसी भी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था, उसका इतिहास और लोगों का जीवन चलाती हैं। पानी अपने साथ पूरी सभ्यता लेकर चलता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो चलिए हमारी पहली स्लाइड से इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, देखते हैं। स्क्रीन पर एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई 3D यूपी की इमेज है। इसमें नीले रंग की रोशनी से नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है। इसे देख के मुझे इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम या धड़कती हुई मुख्य नसों की याद आ रही है। इस स्लाइड की जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 30 प्रमुख नदियां हैं, जिन्हें हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। आपका वो नसों वाला उदाहरण एकदम सटीक है। जिस तरह शरीर में मुख्य नसें जीवन चलाती हैं, जी, वैसे इस पूरे तंत्र का मुख्य आधार गंगा और यमुना नदियां हैं। मतलब ये सबसे अहम है। हाँ, जो श्रोता भूगोल को बारीकी से समझना चाहते हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तथ्य बहुत अहम है। बाकी जितनी भी नदियां हैं ना, हाँ, चाहे वे उत्तर के पहाड़ों से आ रही हैं या दक्षिण के पठारों से, वे सब अंततः इन्हीं दो बड़ी नदियों का हिस्सा बन जाती हैं। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, मतलब ये एक विशाल नेटवर्क है जहां छोटी धाराएं अपना पानी बड़ी धाराओं को सौंप देती हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये पानी आता कहाँ से है और बहता किस दिशा में है। दूसरी स्लाइड का विजुअल काफी दिलचस्प है। ये एक 3D ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों और नीचे भूरे रंग के पठारों को दिखा रहा है। बिल्कुल। इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ नदियां उत्तर से दक्षिण आ रही हैं, जैसे गंगा और यमुना, और कुछ नदियां नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं, जैसे चंबल और बेतवा। ऐसा क्यों है? यह स्लाइड पूरे ड्रेनेज सिस्टम के पीछे का विज्ञान स्पष्ट करती है। देखिए, उत्तर से आने वाली हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं। बारहमासी मतलब साल भर पानी रहता है। एकदम सही। इसका विज्ञान यह है कि उन्हें सर्दियों में ग्लेशियर के पिघलने से और मानसून में बारिश से दोनों तरह से पानी मिलता है। लेकिन जो दक्षिण के पठारी नदियां हैं, चंबल और बेतवा जैसी, हाँ, वे मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती हैं। गर्मियों में उनका जलस्तर घट जाता है। और ये उत्तर की तरफ क्यों बह रही हैं? दिशा वाली बात, तो मध्य भारत के पठार का ढलान ही उत्तर की तरफ है। इसीलिए दक्षिण की नदियां गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर बहकर गंगा यमुना में मिलती हैं। ओहो, तो ये सारा खेल ढलान और गुरुत्वाकर्षण का है जो इन्हें एक दिशा देता है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं उस नदी की जो इस पूरे सिस्टम की धुरी है। तीसरी स्लाइड में हम गंगा नदी का विजुअल देख रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार पहाड़ी दृश्य है। दो अलग-अलग धाराएं, भागीरथी और अलकनंदा, आपस में आकर मिल रही हैं। और वहीं से ये एक विशाल नदी का रूप ले रही है। बिल्कुल। स्लाइड में इसके किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम भी हैं, जैसे कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। वो जो मिलन स्थल आप देख रही हैं ना, उसे देवप्रयाग कहते हैं। वहीं से इस धारा को गंगा नाम मिलता है। अच्छा। अब एक बहुत ही रोचक और परीक्षा उन्मुख तथ्य पर गौर करते हैं। पहाड़ों के रास्तों से उतरने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में सबसे पहले बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर से? हाँ, और ये प्रवेश केवल एक सीमा नहीं है, बल्कि नदी के स्वभाव में एक बड़ा बदलाव है। बिजनौर के बाद नदी शांत और चौड़ी हो जाती है और फिर पूरा राज्य पार करके बिहार से बाहर निकलती है। पहाड़ों का तेज बहाव मैदानों में आकर कितना शांत हो जाता है ना। प्रकृति का एक सुंदर रूप है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। गंगा के बाद अब उसके सबसे बड़े साथी को देखते हैं। चौथी स्लाइड यमुना नदी के सफर को दिखा रही है। यहाँ का दृश्य बहुत ही ड्रामेटिक है। आगे की तरफ नदी के किनारे सफेद संगमरमर का ताजमहल चमक रहा है।
और पृष्ठभूमि में देखें तो दूर वो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है जहां से नदी शुरू होती है, यमुनोत्री। ये प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। ताजमहल और यमुनोत्री हिमनद का ये एक साथ दिखना हमें बताता है कि यमुना की यात्रा कितनी लंबी और विविधताओं से भरी है। सही बात है। इसके किनारे मथुरा, आगरा जैसे शहर भी हैं। हाँ, श्रोताओं के लिए यहाँ सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि यमुना नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। अच्छा। हाँ, ये हरियाणा की सीमा से राज्य में प्रवेश करती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अपने साथ एक बहुत बड़ा जलग्रहण क्षेत्र लेकर प्रयागराज पहुंचती है। मतलब ये नदी सिर्फ पानी नहीं दे रही, बल्कि 2 राज्यों का नक्शा भी खींच रही है। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमारे सामने जो नदी आने वाली है वो भूगोल के कुछ सामान्य नियमों को चुनौती देती है। हाँ, 5वीं स्लाइड गोमती नदी की है और मैं सच में थोड़ी उलझन में हूँ। क्यों? क्या दिखा आपको? यहाँ कोई पहाड़ या ग्लेशियर नहीं है। ये सिर्फ एक मैदानी इलाका है जहाँ एक गोल सी झील बनी हुई है, जिसे गोमतताल या फुलहर झील कहा जाता है। पीलीभीत में। हाँ, यहीं से नदी निकल रही है और गाजीपुर में गंगा से मिल रही है। किनारे पर लखनऊ बसा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिना किसी पहाड़ या बर्फ के एक मैदानी झील से इतनी बड़ी नदी कैसे बन सकती है? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है और यही कारण है कि गोमती नदी इतनी खास है। ये उन दुर्लभ नदियों में से हैं जो मैदानी इलाके से जन्म लेती हैं। लेकिन इतना पानी आता कहाँ से है? इसके पीछे का विज्ञान है हमारा भूजल, मतलब ग्राउंड वाटर। दरअसल गोमतताल वाले इलाके का जल स्तर इतना ऊपर है कि जमीन के नीचे का पानी रिसकर सतह पर आ जाता है। ओहो! बारिश का पानी और वो भूजल मिलकर लगातार इस झील को भरते हैं, जिससे गोमती जैसी विशाल नदी बनती है। ये प्रकृति का एक बहुत ही नायाब वाटर पंपिंग सिस्टम है। जमीन के नीचे का पानी अपने आप ऊपर आकर एक पूरी नदी बना रहा है। ये तो सच में चौंकाने वाला विज्ञान है। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में हम प्रकृति और इंसान के बीच के जटिल रिश्ते को समझेंगे। 6ठी स्लाइड बहुत ही कड़ा कॉन्ट्रास्ट पेश कर रही है। इसमें 2 अलग-अलग नदियां हैं। एक तरफ रामगंगा है, जो दूधातोली पहाड़ी के घने हरे-भरे जंगलों से निकल रही है। और दूसरी तरफ हिंडन नदी है, जो शिवालिक से निकलकर कंक्रीट के जंगलों और नोएडा, गाजियाबाद जैसे भारी औद्योगिक शहरों के बीच से गुजर रही है। यही कॉन्ट्रास्ट हमारी आज की सच्चाई है। रामगंगा पूरी तरह से एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन हिंडन नदी की कहानी अलग है। जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें ये तथ्य याद रखना चाहिए कि हिंडन इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र की जीवन रेखा है। मतलब लाखों लोगों और कारखानों का दारोमदार इसी पर है। बिल्कुल, लेकिन इसी कारण से ये नदी भारी प्रदूषण का बोझ भी उठाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास की कीमत अक्सर हमारी नदियों को चुकानी पड़ती है। ये एक कड़वा सच है कि जो नदी हमें जीवन देती है, हम उसी में अपना औद्योगिक कचरा डाल देते हैं। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम वापस हिमालय की उन ऊंचाइयों की ओर चलते हैं जहां से ये विशाल जलराशियां जन्म लेती हैं। 7वीं स्लाइड में घाघरा और शारदा नदियों का एक विशाल तंत्र दिखाई दे रहा है। दृश्य में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं। शारदा नदी कालापानी क्षेत्र से आ रही है और घाघरा तिब्बत के पठार से, और ये दोनों नदियां आगे जाकर एक हो रही हैं। इस नदी तंत्र की विशालता के साथ साथ इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। अगर हम इतिहास और भूगोल को जोड़ें तो एक बहुत ही खास तथ्य सामने आता है। वो क्या? ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अयोध्या का नाम तो सुना ही होगा। वह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी है। तो तथ्य यह है कि वह सरयू वास्तव में इसी घाघरा नदी का एक स्वरूप है। अच्छा। हाँ, जब घाघरा नदी अयोध्या के पास से गुजरती है तो जनमानस की आस्था और भूगोल आपस में मिल जाते हैं और ये नदी सरयू कहलाने लगती है। भूगोल कैसे आस्था में बदल जाता है, ये उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। नदियां सिर्फ पानी नहीं, हमारी पहचान है। चलिए, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन नदियों का सिर्फ एक शांत और पवित्र रूप ही नहीं होता, उनका एक आक्रामक रूप भी होता है। 8वीं स्लाइड में हम राप्ती नदी देख रहे हैं। यहाँ का विजुअल काफी अलग है। नदी पहाड़ों से निकलकर जैसे ही मैदानों में आ रही है, उसने अपनी धारा को कई हिस्सों में बांट लिया है, जैसे कोई डेल्टा बन गया हो। ये नेपाल की धौलागिरी रेंज से निकलकर तराई क्षेत्र में बहती है। मुझे तो ये नदी किसी विद्रोही चरित्र की तरह लग रही है।
जो अपना रास्ता खुद बदलती रहती है और बगावत कर देती है। विद्रोही चरित्र, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। विज्ञान में इसे नदी का मार्ग परिवर्तन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि जब राप्ती तेज ढलान से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा और गाद लेकर आती है। जैसे ही वो तराई के समतल मैदान में पहुंचती है, भाव धीमा हो जाता है। और वो सारा मलबा वहीं जम जाता होगा। बिल्कुल, अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाने के कारण नदी उफनती है और नया रास्ता बना लेती है। इसी भयंकर बाढ़ और तबाही के कारण परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि राप्ती को ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर का शोक कहा जाता था। यानी अपने ही लाए हुए मलबे में फंसकर नया रास्ता बनाना। दिलचस्प है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। मैदानों की तबाही के बाद अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, जहां का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा लगता है। 9वीं स्लाइड सच में बहुत ड्रामेटिक है। ये चंबल नदी का दृश्य है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन को बड़े बड़े चाकुओं से गहराई तक काट दिया हो। हाँ, ये चंबल के बीहड़ हैं। बड़े बड़े बीहड़ हैं और उनके बिल्कुल बीच से एक गहरी नदी गुजर रही है। ये मध्य प्रदेश की जनपावी पहाड़ियों से निकलकर इटावा में यमुना से मिलती है। दो लोग डकैतों और बागियों की कहानियां सुनते आए हैं, उन्हें इसके पीछे का विज्ञान भी समझना चाहिए। इसका विज्ञान क्या है? ये जो जमीन पर गहरे कटान आप देख रही हैं, इससे भूगोल में अवनालिका अपर्दन या आम बोलचाल में गली इरोजन कहते हैं। चंबल का इलाका अपने इन्हीं गहरे बियड़ों के लिए मशहूर है। लेकिन ये बनते कैसे हैं? जब मानसून में अचानक तेज बारिश होती है तो यहाँ की मुलायम मिट्टी पानी का वेग नहीं सह पाती। पानी उसे गहराई तक काटता हुआ निकल जाता है। अच्छा। और यही कटान सालों साल में इन भूल भुलैया जैसे बियड़ों का रूप ले लेते हैं। तो ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, इसके पीछे मिट्टी और पानी के टकराव का ठोस विज्ञान है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। बिहड़ों की भूल भुलैया से निकलकर अब हम एक ऐसे इलाके में प्रवेश करते हैं जहां पानी की अहमियत सबसे ज्यादा है। वे पठारी जमीन के बिल्कुल बीचों बीच एक नीरी नदी बह रही है। ये विंध्य रेंज से निकलती है और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। और जो दरार पड़ी जमीन आप देख रही हैं ना, हाँ, वो बुंदेलखंड का इलाका है। इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहाँ की कठोर ग्रेनाइट चट्टानें पानी को जमीन के नीचे नहीं रिसकने देती। मतलब यहाँ भूजल बहुत कम होता है। बिल्कुल, और बारिश भी कम होती है। ऐसे हालात में बेतवा नदी इस पूरे सूखे क्षेत्र के लिए एकमात्र जीवन रेखा का काम करती है। अगर बेतवा का पानी न हो तो यहाँ खेती करना या जीवन बचाना बहुत मुश्किल होगा। लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये नदी इस इलाके के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वाकई, जहाँ जमीन के नीचे पानी न हो वहाँ जमीन के ऊपर बहती एक नदी संजीवनी ही है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसी पठारी क्षेत्र की एक और नदी है जिसका अपना एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य है। 11वीं स्लाइड केन नदी के किनारे में है। यहाँ का दृश्य बहुत मनमोहक है। एक खूबसूरत प्राकृतिक झरना चट्टानों के बीच से गिर रहा है। केन नदी पत्थर और चट्टानों के बीच से रास्ता बनाने के लिए जानी जाती है। यह नदी कैमूर रेंज से शुरू होती है और बांदा में जाकर गंगा से मिल जाती है। हाँ, जो श्रोता नक्शे का गहराई से अध्ययन करते हैं उन्हें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि केन नदी मध्य प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू करती है और यूपी में बांदा से आती है। बिल्कुल, यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसी जिले में यह अपना पानी मुख्य अपवाह तंत्र को सौंप देती है। बांदा जिले से प्रवेश करके गंगा में विलीन हो जाना एक शांत सफर है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम एक ऐसी नदी को देखेंगे जो सिस्टम के नियमों को दरकिनार करना पसंद करती है। 12वीं स्लाइड में टोन्स नदी का दृश्य है, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है। यह कैमूर रेंज से निकल रही है। इसमें आपको कुछ अजीब दिखा? हाँ बिल्कुल। इस विजुअल में सबसे अजीब बात यह है कि एक सूखे पठारी इलाके से निकलकर ये नदी सीधे एक बहुत विशाल नीली नदी में जाकर मिल रही है। यही तो बात है। ये यमुना को पूरी तरह से नजरअंदाज करके सीधे सिरसा के पास गंगा में मिल रही है। मुझे तो ये किसी रूल ब्रेकर की तरह लग रही है जिसने बिचौलिए को हटा दिया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भूगोल में अक्सर एक पैटर्न होता है। दक्षिण से आने वाली ज्यादातर नदियां जैसे चंबल, बेतवा या केन पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना उनका पानी लेकर गंगा तक जाती है। हाँ, लेकिन टॉन्स एक अपवाद है। ये नदी किसी बिचौलिए की मदद नहीं लेती, सीधे गंगा में। परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही पसंदीदा तथ्य है
कि टॉन्स दक्षिण की उन चुनिंदा नदियों में से है जो प्रयागराज के पास सीधे गंगा में अपना पानी गिराती है। ये रूल ब्रेकर नदी साबित करती है कि प्रकृति के अपने कोई फिक्स नियम नहीं होते। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम राज्य के एकदम दक्षिणी छोर पर चलते हैं, जहां का भूगोल बाकी राज्य से बिल्कुल अलग है। 13वीं स्लाइड सोन नदी की है। यहाँ यूपी के नक्शे में सिर्फ एक खास हिस्से को हाईलाइट किया गया है, सोनभद्र जिला। यह नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, यूपी के इस छोटे से हिस्से को पार करती है और फिर सीधे बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे सोन नदी ने यूपी में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस दी हो। गेस्ट अपीयरेंस, बिल्कुल। और इसका कारण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ढलान है। ढलान? हाँ, अमरकंटक से निकलने के बाद जमीन का ढलान उसे उत्तर पूर्व की दिशा में धकेलता है। ओहो! इसी ढलान के कारण यह नदी उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ही जिले यानी सोनभद्र को छूते हुए बिहार की तरफ निकल जाती है। अच्छा। परीक्षार्थियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सोनभद्र यूपी का इकलौता जिला है जहां से यह प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी होकर गुजरती है। जमीन का ढलान कैसे एक नदी का रास्ता तय करता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब तक हमने प्रकृति के बनाए रास्ते देखे, अब देखते हैं कि इंसान ने नदियों के साथ क्या किया है। 14वीं स्लाइड रेहन नदी की है और ये विजुअल सच में थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाला है। क्यों, क्या है इसमें? 2 बहुत बड़ी चट्टानों के बीच एक विशालकाय कंक्रीट का बांध बना हुआ है और उसके पीछे अथाह पानी भरा है, जैसे कोई समंदर हो। ये नदी मतिरंगा पहाड़ियों से निकलती है और मिर्जापुर सोनभद्र इसका मुख्य इलाका है। तो ये पानी, ये जो विशाल जलराशि आप देख रही है ना, वो कोई प्राकृतिक झील नहीं है, ये इंसान की इंजीनियरिंग का कमाल है। अच्छा। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम तथ्य है कि रेहन नदी पर बना गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब हमने एक पूरी नदी को रोक दिया? हाँ, बिजली पैदा करने और सिंचाई के लिए हमने एक पूरी की पूरी नदी को चट्टानों के बीच रोक दिया है। ये दिखाता है कि इंसान प्रकृति की इतनी बड़ी ताकत को भी अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बना देना सच में इंसानी क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इस पूरे डीप डाइव को एक ही फ्रेम में समेटने का वक्त आ गया है। हमारी 15वीं और आखिरी स्लाइड स्क्रीन पर है। यह कोई प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि एक चमकता हुआ नियॉन फ्लो चार्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें बहुत ही स्पष्ट बॉक्स बने हैं जो बताते हैं कि कौन सी नदी गंगा में मिल रही है, जैसे गुमती, रामगंगा, टोंस और केन। कौन सी यमुना में मिल रही है, जैसे चंबल, बेतवा और हिंडन, और कौन सी घाघरा में जा रही है, जैसे शारदा और राप्ती। ये पूरा चार्ट बहुत ही व्यवस्थित है। मैं अपने सभी सुनने वालों से कहूंगा कि इस चार्ट की एक मानसिक तस्वीर अपने दिमाग में खींच लें परीक्षाओं के लिए। हाँ, जब आप यूपी पीसीएस जैसी किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा में बैठते हैं तो वहां अक्सर मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 4 नदियों के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी यमुना की सहायक है और कौन सी गंगा की। तो अगर ये चार्ट याद है तो आप न सिर्फ परीक्षा में सही जवाब देंगे, बल्कि आप इस राज्य के भूगोल को भी कभी नहीं भूलेंगे। तो ये फ्लो चार्ट सिर्फ एक डायग्राम नहीं, बल्कि इस पूरी चर्चा की मास्टर की है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इन 15 विजुअल्स के बाद मैं एक ऐसा विचार आपके सामने रखना चाहता हूं जो इन नक्शों से थोड़ा परे है। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, आज हम जिन आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं या इतिहास में जिन प्राचीन व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल होता था, अगर आप उन्हें नक्शे पर ध्यान से देखें तो वे वास्तव में उन्हीं रास्तों की नकल करते हैं जो इन नदियों ने लाखों साल पहले अपनी धाराओं से उकेरे थे। अरे वाह! हम इंसान सिर्फ पानी के पीछे पीछे चले हैं। सच तो यह है कि पानी ने हमारे होने से बहुत पहले ही हमारा इतिहास और हमारी अर्थव्यवस्था तय कर दी थी। ये एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक बात है। हमने रास्ते नहीं बनाए, हम तो सिर्फ नदियों द्वारा उकेरे गए रास्तों का अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल। पानी सच में हमारा सबसे पुराना मार्गदर्शक है। ये एक ऐसा विचार है जो आज की इस चर्चा के बाद हम सभी के मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। ऐसे ही और टॉपिक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन